हिमाचल का जनादेश आ चुका है। कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल चुकी है। कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बना चुकी है और भाजपा अपनी हार स्वीकार करते हुए ये कह रही है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। अब हम यहां पर ये विश्लेषण कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो जीत यहां पर दर्ज की है उसके पीछे क्या वो तमाम फैक्टर्स रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुका है सुदेश और विशाल कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सवाल तो सबसे बड़ा यही यक्ष प्रश्न हो गया है विशाल। ये यक्ष प्रश्न ये कि जवाब किसी के पास फिलहाल नहीं है। अब भांपा जाएगा। पैरामीटर तय किए गए थे। प्रियंका गांधी ने आलाकमान ने रिपोर्ट मंगवाई थी। देखिए जो रेस में है चेहरे उनकी रिपोर्ट जरा हमें दीजिए। मापदंड तय किए थे। अगर उन मापदंडों पर आप खरा उतरते हैं तो फिर आपको एक कुर्सी मिल सकती है। लेकिन यह भी बहुत दिलचस्प बात है कि सबीर धुरंधर जो इस रेस में माने जा रहे हैं, इस होड़ में लगे हुए थे पहले से, वो अपने चुनाव जीत चुके। सिर्फ आशा कुमारी को अगर हम छोड़ दें बाकी सभी विशाल जीत चुके हैं। अब नजरें टिकी है होली लॉन्च पर। क्या एक बार फिर से वीरभद्र सिंह के परिवार को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल वीरभद्र सिंह के परिवार की जहां तक बात है कि वीरभद्र सिंह परिवार को अगर ये जिम्मेदारी सौंपी नहीं जाती है तो दो कैंडिडेट सामने आ सकते हैं। एक तरफ प्रतिभा सिंह भी और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी। लेकिन अगर प्रतिभा सिंह के बारे में ये दांव खेला जा सकता है तो विक्रमादित्य मुझे लगता है वो खामोश हो जाएंगे। दूसरी तरफ बात यह कि सुखविंदर सुक्खू है, उनका भी बहुत महत्वाकांक्षा रही है। आप ही शायद एक बार कह रही थी कि महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए राजनीति में। लेकिन विक्रमादित्य सिंह का आपने यहाँ पर जिक्र किया तो विक्रमादित्य सिंह फिलहाल मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है क्योंकि उनके मुकाबले बहुत सारे सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी मौजूद है। और सीनियर लीडर्स की जहां तक बात हो रही है तो मुकेश अग्निहोत्री भी उन्हीं में से एक है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले वो सुनिए। दिग्गज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जीत का पंच लगा दिया है। मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं। मुकेश जी, जीत का पंच लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक इतिहास कायम हो गया ऊना की राजनीति में। 5वां इलेक्शन हमने जीत दिया। जो कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोग बदल जाते हैं। हमारी जनता ने हमारा साथ दिया है। इस दफा मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में अवेलेबल नहीं था, मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। इसके बावजूद भी उन्होंने एक शानदार लड़ाई लड़के एक जीत अर्जित की है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, हिमाचल के लोगों को बधाई देता हूं। कांग्रेस की सरकार बन रही है, एक साफ सुथरी सरकार, एक पारदर्शी सरकार, जो हिमाचल में जो वायदे किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने वाली सरकार। मुकेश जी, ऐसा माना जाता है कि 5 सालों में विधानसभा के अंदर और बाहर मुकेश अग्निहोत्री ने ही सरकार के खिलाफ बोला। क्या मानते हैं कि उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिला है? देखिए ऐसा है, जब आप एक राजनीति में हैं, जब आप एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी बिना किसी लोभ लालच के उन्होंने देश से नफरत हटाने का फैसला किया है। वो देश से खौफ का माहौल खत्म करने के लिए लगे हैं। आज एजेंसियों का इस्तेमाल, ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, उन एजेंसियों के बूते जो है राज करने की, हुकूमत चलाने की कोशिश हो रही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को प्रेशराइज करके जो है मैंडेट लेने की बातें होती हैं। और देखो ये तय हो गया, वोट पड़ गया। वोट पड़ने के बाद जयराम ठाकुर सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के 3 सदस्य अपॉइंट कर रहे हैं। है कहीं नैतिकता बची है कि आप सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के 3 सदस्यों की नियुक्ति वोट पड़ने के बाद कर रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन ने भी उनको कैसे इजाजत दे दी? मैं समझता हूँ। और उसके बाद पुलिस भर्ती में जो घोटाला हुआ, जो लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, पुलिस भर्ती को सरकार रहते सीबीआई को नहीं दिया क्योंकि हमने कहा था अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाएंगे, तो उससे पहले सीबीआई को। तो हम ये माने कि हम हिमाचल प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए हमारा काम था सरकार लाना। जो जिम्मा मेरी पार्टी ने मुझे दिया मैंने निभा दिया, बाकी काम पार्टी हाईकमान का है। तो अभी भी क्या कोई खरीदो फरोख्त का डर कांग्रेस के अंदर है? ऐसा है, प्रदेश की जनता खरीदो फरोख्त करने वालों को माफ नहीं करेगी। हिमाचल के कांग्रेस के जो लोग जीते हैं, किसी का जमीर बिका हुआ नहीं है। ये देवभूमि है। ये सब लोग एक पंथ में खड़े होंगे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के हर इम्तिहान में कांग्रेस पार्टी ने सबको टिकट दिया है और बहुत सारे अच्छे मार्जिन से लोग जीत के आ रहे हैं। और इन्होंने इसलिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। सरकार बनेगी, सरकार चलेगी, सरकार बनेगी, सरकार चलेगी, ना सरकार टूटेगी और ना सरकार को कोई लूट सकेगा।
तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत को लेकर वो खासे उत्साहित यहाँ पर दिखाई दिए हैं। वहीं जिला ऊना की 4 सीटों पर जीत को लेकर भी मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी खुशी का इजहार किया है। वहीं मुख्यमंत्री के सवाल पर मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कर दिया कि हाईकमान जिसे भी जिम्मा सौंपेगी सब उसके साथ चलेंगे। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 ऊना। तो बिल्कुल हरोली विधानसभा से जीत का पंच लगाया मुकेश अग्निहोत्री ने। अगर अग्निहोत्री के नाम पर सभी विधायक राजी हो जाते हैं, हाईकमान की तरफ से भी आदेश हो जाता है, तो यहां पर इतिहास बनेगा। ज्यादातर बार यही हुआ है, सिर्फ एक बार को छोड़कर कि राजपूत चेहरा ही मुख्यमंत्री बना है। क्या इस बार ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा? मुकेश अग्निहोत्री क्या वो चेहरा, वो नाम हो सकते हैं? बड़ी जीत उनकी अपने आप में, लेकिन ठीक कहा हमारे सहयोगी ने भी कि आप 5 सालों तक विपक्ष में रहते हुए सदन के अंदर और बाहर जयराम सरकार को घेरते रहे। आलाकमान जब फैसला करेगा मुख्यमंत्री का, तो ये बातें मायने रखेंगी। जास्मीन की आपने किस तरीके से अपनी पार्टी को 5 साल तक बनाए रखा, कैसे सरकार को आप घेरते रहे और पत्रकारिता से अपना करियर शुरू करके आज वो राजनीति के शिखर पर पहुंच गए। बिल्कुल, और बड़े चेहरों की अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी में, तो मुकेश अग्निहोत्री को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली आला कमान से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा था कि मुकेश अग्निहोत्री भी मुख्यमंत्री रेस का जो एक दावेदार है वो हो सकते हैं, मुख्यमंत्री रेस में वो आगे हो सकते हैं। हम यहाँ पर जो ये ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये हार जीत का, इस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले सीधे आपको लिए चलते हैं शिमला। वहां पर भी क्योंकि हलचल इस वक्त तेज है, सरकार वहीं से बननी है, सरकार वहीं से बदलनी है, तो सीधे रुख करेंगे शिमला का। तो 38 के आंकड़े को कांग्रेस ने छू लिया है। अब जो है सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस तैयार है। दावेदारी जो है लगातार पेश की जा रही थी और इस बीच जनता ने अपना हुक्म आज सुना दिया है। 38 पर कांग्रेस, 29 पर बीजेपी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मोहित सूद जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही एसएस जोगटा कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजीव पथरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजीव जी, बेहद स्वागत है आपका। इन चुनावों में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कर ली है, बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं इन चुनावों को? जीत के क्या फैक्टर रहे और हार के क्या फैक्टर रहे? देखिए, हिमाचल में रिवायतें कायम रही हैं, जीत के फैक्टर कई हैं। सरकार के खिलाफ एक जनमत तैयार हो जाता है पूरे 5 सालों में। बीच में कोरोना का काल रहा, काम का समय नहीं मिला। बीजेपी का जो टिकट आवंटन और पूरी तरह से संगठन के ऊपर निर्भरता और मैनेजमेंट से इलेक्शन जीतने की जो सोच थी, वो कहीं ना कहीं इन पे भारी पड़ी है जी। और कांग्रेस ने ना सीएम का स्पेस कोई प्रोजेक्ट किया, उसके बावजूद भी उन्होंने टिकटों में भी समझदारी की। संसाधन उनके पास बेशक कम थे, लेकिन उन्होंने जनता के साथ जुड़ाव रखा। इस पूरे इलेक्शन में कम दिन मिले उनको, लेकिन वो जनता के साथ रहे। जबकि भाजपा की दिक्कत ये रही कि बड़े बड़े लीडर आते रहे, उनकी रैलियों के आयोजनों में, उसका अरेंजमेंट में ही ये बिजी रहे जी। ये भी मुख्य ये रहे जी। लेकिन सरकार चलाना राजीव जी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनौतियां कई हैं। नहीं, देखिए, जो कुर्सी पे बैठेगा उसको पता है मैंने क्या करना है, कैसे करना है जी। पिछली बार भी जब वीरभद्र सिंह जी बने थे, उनके ऊपर ईडी के केसेस, ये वो, ऐसे लगता था कल सरकार गिर जाएगी। उस समय भी शायद 26 सीट थी, सेम रिजल्ट रहा इस तरह का, 26 सीट थी, लेकिन 5 साल सरकार चलती रही। यहाँ बदलाव की रुत होती है जी, वो रुत बदल देती है हवाओं को जी। इन चुनावों की अगर बात की जाए राजीव जी, तो कैसे इन चुनावों को देखते हैं? क्योंकि बीजेपी की बात की जाए तो बड़े चेहरे चुनावों में नजर आए थे, कांग्रेस की बात की जाए तो स्थानीय चेहरे ही चुनावों में दिखाई दिए। देखिए, राज्य का चुनाव होता है, राज्य के कुछ मुद्दे होते हैं, फिर उसके अलावा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर के मुद्दे होते हैं जी। ये इलेक्शन पूरी तरह से पर्सनैलिटी बेस्ड और पर्सनल कॉन्टैक्ट बेस्ड होता है। इस समय निर्दलीय भी जीते हैं, उन्होंने काम किया, जबकि वो उनमें से एक ही विधायक है जो रिपीट हुए हैं। निर्दलीय पहला इतिहास है कि निर्दलीय दूसरी बार जीत गया जी। हिमाचल में आज तक नहीं हुआ कि निर्दलीय लगातार दूसरी बार जीता हो। तो ये पर्सनल कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं रहता है, लोगों के साथ आपने क्या किया है, लोगों के साथ जुड़ाव कैसा है, ये सारी यहाँ की पब्लिक ना छोटी छोटी बातों को माइंड में रख के चलती है और वोट के रूप में प्रहार करती है जी।
हाँ। तो मेहनत तो बहुत की, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों से ही बीजेपी यहाँ पर हारती हुई भी नजर आई, क्योंकि वोट बैंक यहाँ पे बदला हुआ नजर आया। नहीं, वोट बैंक में देखिए ज्यादा फर्क नहीं रहता है। हिमाचल का कोई भी इलेक्शन उठा लीजिए, जी 2-3% ऊपर नीचे होता है, लेकिन सीटों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, जी, हार जीत में। हार जीत नुकसान। बिल्कुल। और इस बार इनका ये था कि संगठन जो चाहेगा वो होगा, जी। वो हिमाचल में होता नहीं है। जी। और कांग्रेस तो संगठन विहीन पार्टी मानता हूं मैं उसको। जी। उसके बाद संगठन कुछ नहीं है, जी संगठन के नाम पे कुछ नहीं है। ये तो दिन रात बीजेपी वाले मीटिंग करते हैं संगठन की, हमें रोज प्रेस नोट इतने बीजेपी का आते हैं। कैंपेन बहुत स्ट्रांग रहा। बहुत स्ट्रांग कैंपेन था वाकई। और 260 के करीब रैलियां की गई हैं, है ना। और उनकी तो 100 भी रैली नहीं हुई है पूरी लोकल लीडर और इनकी डाल जी। के। तो ये कहीं ना कहीं जनमत था, लोगों में गुस्सा था, लोगों ने वो अब वोट के रूप में उसका प्रयोग कर लिया। तो कैंपेन के हिसाब से लोगों ने वोट नहीं किया, मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट दिया, मुद्दों को लेकर नाराजगी थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। एसएस जोगटा जी से मैं पूछना चाहूंगी कि सरकार तो कांग्रेस बनाने जा रही है, लेकिन चुनौतियां कई होने वाली है। कर्जदार है हिमाचल और 65,000 करोड़ का कर्ज जो है वो हिमाचल पे है। देखिए, चुनौतियां तो रहती हैं, कर्जा हो चाहे नहीं हो, कर्जे का सारा जिम्मेवारी जो है भारतीय जनता पार्टी की है। जी। अगर इन्होंने कर्जा लिया तो उसका जो यूटिलाइजेशन एक वेलफेयर के लिए होना चाहिए था, जी। विकास के लिए होना चाहिए था, जी। वो नहीं हो पाया। वो खर्चा इन्होंने जो है अमृत महोत्सव के आड़ में अपने रैलियों में खर्च किया, मोदी साहब की रैलियों में खर्च किया। अब चलो वो छोड़िए, अब कांग्रेस सत्तासीन हो रही है, तो ये चुनौतियों से उबरने के लिए हमें काम डे 1 से करना पड़ेगा और एक्सपर्ट्स बिठा करके इन चुनौतियों को कैसे पार किया जा सकता है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा। पब्लिक को सारी चीजें पता है, फाइनेंशियल स्टेटस जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का वो भी पब्लिक को पता है, क्योंकि आजकल पब्लिक अवेयर है, पढ़ी लिखी है, इनको छुपाने की बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चलता है। बाकी जो हमने प्रोमिसेस किए हैं उसके ऊपर हम काम करना जो डे 1 से शुरू कर देंगे। जैसे कि आपको बताया कि भी ओपीएस हम पहली मीटिंग में और 1 लाख जो नौकरियां देने का जो हमने वादा किया है वो भी पहली मीटिंग में हम करने का घोषणा करेंगे। जी। एसएस जोगटा जी, जैसे आपने बताया कि जो कर्ज है वो बीजेपी की देन है। राजीव जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि कर्जदार हिमाचल है, 64,000 करोड़ का कर्ज है। ऐसे में ओपीएस बहाली की बात की है कि कैबिनेट की पहली बैठक होगी और ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा। तो कैसे आप देखते हैं, पहले से ही आपने करीब से जो है हिमाचल की राजनीति को देखा है, हिमाचल की राजनीति को समझा है, तो कैसे देखते हैं कर्जदार हिमाचल होने के बावजूद कैसे ओपीएस को बहाल करेंगे? जाहिर है ये चुनौती कांग्रेस के समक्ष रहेगी। जो कर्ज का मर्ज है वो भाजपा की भी जब सरकार आई उसने भी उसको निपटा है, कांग्रेस ने भी निपटा है। लेकिन कोरोना हो गया, बीच में कई चीजें होगी, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई है, कर्ज बढ़ा है और कर्ज शायद जो आप आंकड़ा बता रहे हैं उससे भी ज्यादा है और 1,000 करोड़ तो अभी साइन होने हैं। लेकिन अब वो शायद नया सीएम आके साइन करेगा फाइल को, 1,000 करोड़ और उठाना पड़ेगा, सैलरी देनी है। तो इसके लिए किसी भी सरकार ने आज तक कोई भी मजबूत इरादे से काम नहीं किया। हिमाचल में पर्यटन आपको इतना अच्छा जीएसटी कलेक्शन दे सकता है, रोजगार दे सकता है, और एक पर्यटक जब चलता है परवाणु की तरफ से या कीर्तपुर की तरफ से वो हजारों रुपए खर्चता हुआ आता है। हमारी इकोनॉमी उससे बूस्ट होती है, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बागवानी पे कोई ध्यान नहीं दिया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट कुछ नहीं लगे। ये छोटी छोटी बातें और जो मिसमैनेजमेंट है और वो आधिकारिक स्तर पे भी बहुत ज्यादा है, सरकार के स्तर पे भी बहुत ज्यादा है, उससे निपटने के लिए ठोस कदम तो आने वाली सरकार को जाहिर है उठाने पड़ेंगे। जी। अभी हमने देखा कि आज कांग्रेस जो है वो सरकार की दावेदारी भी पेश कर देगी, अब बहुमत के साथ जो है वो सत्ता में आ रही है, लेकिन सीएम के जो चेहरे हैं उसे लेकर जो है लड़ाई शुरू हो गई है। तो क्या लगता है आपको राजीव जी, आपने देखा कि कई बार ये लड़ाई जब जाहिर हुई है और इसका नुकसान कई बार कांग्रेस को हुआ है, तो कहीं आगे ऐसा ना हो कि शुरुआत में ही इसका नुकसान हो और फायदा कोई और उठा ले जाए? देखिए ऐसा है, मैंने लगभग कई चुनाव देखे हैं, जब सीएम की बात आती थी तो वीरभद्र सिंह सबसे टॉल लीडर थे कांग्रेस के, ठीक है, उनको भी चुनौती रहती थी। अब जब वो पिछले टर्म में लीडर बने, ठीक है, कौल सिंह जी ने चुनौती दी, हमने देखा ऑब्जर्वर आए, कुछ पक्ष में थे कौल सिंह जी के, लड़ाइयां भी हुई, वहां नारेबाजी भी हुई। ये कांग्रेस का एक चलन है, ये चलता रहेगा। और पिछली बार भाजपा में भी ये चीज हुई, जब धूमल साहब हार गए तो पीटर ऑफ अखाड़ा बना हुआ था,
हमने देखा है कुछ जयराम जी के लिए नारे लगा रहे थे और धूमल साहब का गुट बहुत बड़ा था। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से अभी बीजेपी ने हार का सामना किया है, हाँ जी, है ना कहीं भले ही जग जाहिर ना हुई हो, एक दो बारी भले ही जग जाहिर हुई हो, लेकिन कभी ज्यादा जग जाहिर नहीं हुई इनकी लड़ाई। तो अंदर खाने जो शांत कोल्ड वॉर चल रहा था, देखिए कोल्ड वॉर को नजदीक से हम देख रहे थे। बीजेपी के अंदर कोल्ड वॉर बहुत ज्यादा था जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जयराम जी के कंधे पे बंदूक रख के धूमल जी को और उनके गुट को खत्म करना चाह रहे थे और उसमें कामयाब भी हो गए वो। लेकिन उसमें कामयाबी के चक्कर में यहाँ पे अपनी सरकार हो सकता है डबल इंजन का कोई प्रभाव दिखता, लेकिन वो भी उन्होंने गवा दिया जी। वो कहीं ना कहीं दिखा है, क्योंकि धूमल जी को आपने अगर चुनाव लड़ाया होता तो हमीरपुर पार्लियामेंट में आपका आज क्या हाल हुआ है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो नड्डा जी की अपनी सीटें हैं, कोई 200 वोट से जीत रही है, कोई 300 वोट से जीत रही है जी। तो मोहित सूद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल मैं आपसे राजीव जी पहले एक सवाल और जानना चाहूंगी कि कांग्रेस ने, ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, करीब से हिमाचल की राजनीति को जानते हैं। हमने देखा कई जगहों पे कई जगहों पे जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ये जीत जो आज हिमाचल में कांग्रेस को मिली है, इस जीत से ये जीत जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। कांग्रेस के लिए जाहिर है संजीवनी है। जनता ने खुले मन से इनको वोट दिया है और जयराम जी अपना मंडी डिस्ट्रिक्ट को, उन्होंने कहा था मंडी मेरी है, ठीक है, बाई इलेक्शन में ओवर कॉन्फिडेंट हुए वो और वीरभद्र सिंह जी के प्रति इमोशन थे लोगों के, प्रतिभा सिंह जी जीते। लेकिन इस बार देखिए मंडी ने फिर से कमाल किया है, जयराम जी स्थापित हो गए मंडी में।